हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने जिरंड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने जिरंड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और हमने कुछ रूल्स भी डिस्कस किए जो जिरंड में हमें यूज़ करते टाइम ध्यान देना है। आगे हम उन्हीं रूल्स को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको दोबारा जिरंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। देखिए, जब भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी। जिरंड किसको कहेंगे? जब हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पहली कंडीशन क्या है हमारी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होगा। अब आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने दो चीजें और बताई थी कि वर्ब की आईएनजी जिरंड में नहीं मिलती बल्कि पार्टिसिपल में भी मिलती है। तो यानी पार्टिसिपल में भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा, जिरंड में भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा। तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? तो डिफरेंस उनका एक बेसिक अंतर पे होता है, वो ये कि जो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये किस तरीके से एक्ट करेगी? नाउन की तरह एक्ट करेगी। अब नाउन सेंटेंस में किस तरीके से एक्ट करता है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, जब भी हम सेंटेंस में नाउन को यूज करते हैं तो नाउन को दो टाइप से यूज करते हैं। एक तो सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में सेंटेंस बताया गया है, यानी अब सेंटेंस में किसके बारे में चर्चा हो रही है, तो जो चर्चा हो रही है वो किस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट। और सब्जेक्ट के बारे में क्या चर्चा होती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट के अंदर हमारा वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। अब नाउन का दूसरा यूज होता है हमारा ऑब्जेक्ट का। अब दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से दो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन से? एक होता है हमारा वर्ब, दूसरा होता है हमारा प्रीपोजिशन, राइट। इनके बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वर्ब के ऑब्जेक्ट होता है, जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान से सुनिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? यानी वर्ब जो एक्शन है उस एक्शन को ट्रांसफर कहाँ पर किया गया है। अगर वो एक्शन ट्रांसफरेबल है, यानी उस एक्शन का इम्पैक्ट हुआ है, तो जिस पे हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, राइट। जैसे राम बिल्ड्स अ हाउस, तो राम ने क्या बनाया, राइट, क्या बिल्ड किया? अ हाउस। तो जो बिल्ड वर्ब का एक्शन है उसका असर किस पे पड़ा? घर पे, राइट। तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे बिल्ड वर्ब का। किसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे? हाउस को। ऐसे ही प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेशन क्रिएट करता है, राइट। अपने पहले आए हुए वर्ड के साथ और अपने ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है, इसीलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा जरूरत होती है। तो प्रीपोजिशन बिना किसी ऑब्जेक्ट के नहीं आता, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, राइट। अब दो कंडीशन तो मैंने बता दी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, नाउन की तरह होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह याद होगा। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी जिरेंड होती है जब वो नाउन की तरह काम करे, और नाउन कहाँ यूज किया जाता है? या तो सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में, राइट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, नाउन और जिरंड के यूज करने के तरीके भी डिस्कस किए थे कि अगर कहाँ पर हम इन्फिनेटिव लगा दें और कहीं हम जिरंड लगा दें तो उससे मीनिंग क्या चेंज हो जाता है। आगे उन्हीं रूल्स को कंटिन्यू करते हैं। नाउ रूल नंबर 5, अगर वर्ब, अब हमारी कुछ वर्ब्स हैं जैसे एडवाइस, सलाह देना, अलाउ, परमिट एंड फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है निषेध या किसी चीज को मना कर देना, राइट। एंड हाउ दे कैन बी फॉलोड बाय इधर अ जिरंड। अगर हम इनको जिरंड या जिरंड के बाद ऑब्जेक्ट के साथ अगर जिरंड यूज करें, राइट, अब इनका यूज वेरी करता है। तो ये जो हमारी गिवन वर्ड्स हैं, एडवाइस, अलाउ, परमिट, फॉरबिड, या तो हम इनको जिरंड के बाद यूज कर सकते हैं, राइट, जिरंड इनके बाद यूज हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस जिरंड का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। और ये डिपेंड करता है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसे बनाएं। अब देखिए, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए, ही, अगर एडवाइस में हम ऑब्जेक्ट के साथ बात करें, ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट गोइंग टू द अबंडेंट हाउस, तो यानी उसने उसको एडवाइस किया। अब ये एडवाइस के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया मी, राइट। एडवाइस वर्ड किसको किया? मुझे किया। तो ये एडवाइस मी जो है एडवाइस का ऑब्जेक्ट है। अब किसके रिगार्डिंग किया? अगेंस्ट गोइंग टू द अबेंडेंट हाउस, यानी उसने मना किया कि अबेंडेंट हाउस में नहीं जाना है। अगेंस्ट गोइंग का मतलब है कि जाने से इनकार कर दिया, कि अबेंडेंट मतलब जो खाली घर है, राइट, जो जिस घर को खाली छोड़ देते हैं या जिस भी एरिया को लाइक लीव कर देता है कोई और काफ़ी लंबे टाइम से खाली रहता है, तो उसको हम अबेंडेंट बोलते हैं, राइट। तो उसने एडवाइस क्या किया कि उसको अबेंडेंट घर की तरफ नहीं जाना है, राइट। तो देखिए, विद एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आया मी, उसके बाद हमने एक यूज करा जिरेंट, देन उसके बाद ये आगे का हमारा स्ट्रक्चर। अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ, अगर हम विदाउट एन ऑब्जेक्ट करें, यहाँ तो ऑब्जेक्ट के साथ हो गया, यहाँ अगर बिना ऑब्जेक्ट के करें, एडवाइज, ही एडवाइज्ड गोइंग अर्ली टू गेट गुड सीड्स, यानी उसने एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया? गोइंग अर्ली, जल्दी जाने के लिए,
टू गेट गुड सीट्स, राइट, अच्छी सीट्स को प्राप्ति के लिए, राइट। तो आपने भी देखा होगा बस बस में तो आप जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं ताकि आपको विंडो वाली सीट मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसकी रेफरेंस को समझिए। लेकिन यहाँ पर एडवाइज वर्ब के साथ कोई आपको ऑब्जेक्ट मिला नहीं मिला, यहाँ पर जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ जिरंड यूज करा गया। ही एडवाइज्ड व्हाट, गोइंग अर्ली टू गेट द सीट्स, राइट। नाउ सेम एज अलाउ वर्ड, अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ देखें तो द म्यूजियम डज नॉट अलाउ। अब म्यूजियम किसको अलाउ नहीं कर रहा है? विजिटर्स। किस लिए अलाउ, मतलब क्या नहीं अलाउ कर रहा है विजिटर्स को? टेकिंग फोटोग्राफ्स इनसाइड, राइट। तो देखिए अलाउ किसको नहीं करा? विजिटर को। और क्या अलाउ नहीं किया? टेकिंग फोटोग्राफ्स। तो राइट, तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट के साथ जिरंड का यूज किया है। अगर हम बिना ऑब्जेक्ट के जिरंड का यूज कैसे करेंगे? द म्यूजियम डज नॉट अलाउ टेकिंग फोटोग्राफ्स, राइट। म्यूजियम ने क्या अलाउ नहीं किया? टेकिंग फोटोग्राफ्स। अब देखिए अलाउ वर्ब यहां पर भी है, राइट। ये हो गया हमारा अलाउ वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा जिरंड, राइट। यहां पर भी हमारा अलाउ वर्ब हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट या इसको हम बोलते हैं जिरंड, वो उसके बाद टेकिंग फोटोग्राफ्स इनसाइड, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब आएगी हमारी परमिट। अगर विद ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम परमिट को लिखें, द सिटी डज नॉट परमिट ड्राइवर्स पार्किंग इन दिस जोन विदाउट अ परमिट। तो देखिए यहाँ पर विदाउट आ जो परमिट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये जो परमिट होता है ये एक तरीके का लाइसेंस होता है। यहाँ पर ये नाउन है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर वर्ब कैसे आ गया आर्टिकल के बाद। फॉर एग्जाम्पल के देखिए सिटी क्या परमिट नहीं करती है, यहाँ पर ये जो परमिट का मतलब है अलाउ करना। जो सिटी है वो नहीं अलाउ करती है ड्राइवर्स को पार्किंग इन दिस जोन, इस एरिया में पार्क करने के लिए, बिना किसी परमिट के या बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अथॉरिटी के, राइट। तो यहाँ पर ड्राइवर्स परमिट के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिला ड्राइवर, और यहाँ हमारे पास पार्किंग क्या मिला? जिरंड। ये हो गया जिरंड इन दिस जोन विदाउट अ परमिट। अगर विदाउट एन ऑब्जेक्ट के साथ रखें, द सिटी डज नॉट परमिट, अगेन यहाँ पर परमिट क्या है? वर्ब, राइट। परमिट व्हाट? पार्किंग। ये हो गया हमारा जिरंड इन दिस जोन विदाउट अ परमिट। अगेन यहाँ पर जो ये परमिट है ये नाउन है, राइट। इन चीज को आप याद रखेंगे। फॉरवर्ड के साथ भी सेम, द स्कूल फॉरवर्ड्स स्टूडेंट। स्कूल क्या मना कर रहा है? स्टूडेंट्स को, राइट। स्कूल फॉरवर्ड्स हुम? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यूजिंग क्या हो गया हमारा? जिरंड। यूजिंग सेल फोन्स ड्यूरिंग द क्लास आवर्स। तो स्कूल मना करता है स्टूडेंट्स को क्लास आवर्स में फोन यूज करने के लिए। विदाउट एन ऑब्जेक्ट के साथ देखेंगे, स्कूल फॉरबिड्स यूजिंग सेल फोन्स ड्यूरिंग क्लास आवर्स। तो इनमें अगर आपने देखा हो तो एक में हमने स्टूडेंट लिखा है और एक में हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन जो मूल रूप है, जो सेंटेंस का मतलब है, वो कॉमन जा रहा है कि यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स को मना करता है सेल फोन के लिए, और विदाउट एन ऑब्जेक्ट में स्कूल मना करता है सेल फोन्स को यूज ना करने के लिए, राइट। तो इस अगर जब हम विदाउट एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये किसके लिए अलाउ किया गया है, किसके लिए मना किया गया है, राइट। सो नाउ, सो व्हेन दीज वर्ब हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इन वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, राइट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो हमारा जिरेंड यूज होगा वो हम यूज करेंगे। अगर विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो आप देखेंगे। वर्ब प्लस जिरेंड, ये आप याद रखेंगे, राइट। ये हमारे दो स्ट्रक्चर बनेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, और जो पर्टिकुलर जिन वर्ब में मिलेंगे वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नाउ रूल नंबर 6, The verb learn and teach can be followed by both gerunds and infinitives। देखिए दोनों वर्ब को समझिए, लर्न, राइट, और टीच, ये दोनों वर्ड ना हम जिरेंड और इन्फिनेटिव के साथ यूज कर सकते हैं। यानी जिरेंड क्या है हमारा? वी प्लस आई एन जी, राइट। और इन्फिनेटिव क्या है? ये हमने लास्ट पढ़ चुके हैं हम इन्फिनेटिव्स के बारे में, 2 प्लस V1, राइट। इसके कॉम्बिनेशन को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, राइट। और डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग के ऊपर ना हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जिरेंड अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो द जिरेंड आफ्टर लर्न ऑफन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्किल और हैबिट। अगर हम लर्न के साथ जिरेंड यूज करते हैं तो उससे क्या मीनिंग कन्वे होगा?
राइट। उससे ये होगा कि हम किसी स्किल या हैबिट को सीख रहे हैं, राइट। तो ये याद रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्किल और हैबिट। तो स्किल और हैबिट के जो प्रोसेस को या फिर एक्वायरिंग को, सीखने को हम लर्न के साथ जिरंड यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया, आई एम लर्निंग स्विमिंग दिस समर। यानी ये प्रोसेस है, वो बोल रही है कि इस समर यानी इन गर्मियों में मैं क्या सीख रही हूँ, मैं स्विमिंग सीख रही हूँ। तो यहाँ पर जब लर्निंग वर्ब आया है ना, जैसे आई एम लर्निंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ समझाया इसको। देखिए जब आप बात कर रहे हो प्रोसेस की, तो हमेशा याद रखना टेंस में एक्शन जब हो रहा होता है उस टाइम कौन सी वर्ब यूज होती है, कंटिन्यूअस। अगर हम पास्ट में एक्शन को फील कर रहे हैं या देख रहे हैं पास्ट टाइम के अंदर, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। एट द मोमेंट अगर हमारा ऑप्शन हो रहा है, इस वक्त अगर हमारा ऑप्शन हो रहा है, राइट, एक्शन हो रहा है, तो उसको हम किससे देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो एक्शन को जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस में होता है। सेम यहाँ पर किसी स्किल या हैबिट को आप सीख रहे हो, प्रोसेस में हो, तो प्रोसेस में हो सीखने के, तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे। या तो आप सीख चुके हो या आप सीखेंगे, दो कंडीशन हो गई, राइट। तो सीख चुके हो तो यानी आपका वो प्रोसेस खत्म हो गया। सीखेंगे का मतलब है वो अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, वो आगे जाके स्टार्ट होगा। लेकिन अगर ऑन गोइंग प्रोसेस है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। तो यहां हमने इसको कंटिन्यूअस टेंस में ही रखा है। आई एम लर्निंग, राइट, लर्निंग क्या, व्हाट, स्विमिंग, राइट, स्विमिंग कब, दिस समर। तो यहां पर जो ये प्रोसेस है स्विमिंग करने का, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी फोकसिंग ऑन द ऑन गोइंग प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ स्विमिंग। तो वो सीख रही है स्विमिंग, राइट। अगर हम इन्फिनेटिव के साथ एम्फसाइज कर दें, राइट, अगर हम लर्न के साथ अगर हम इन्फिनेटिव लगा दें, लर्न के साथ 2+V1 आ जाए तो क्या होगा, ये एम्फसाइज करेगा द गोल और रिजल्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यानी उसका गोल क्या हुआ लर्निंग प्रोसेस का, यार उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो उसको हमें कौन बताएगा, लर्न प्लस 2V1। अगर हम किसी एक्चुअल स्किल को या हैबिट को सीख रहे हैं, उस ऑनगोइंग प्रोसेस की बात कौन करेगा, सीखने के प्रोसेस की बात कौन करेगा, हमारा लर्न के साथ जब हम जिरंड यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं इन्फिनेटिव के साथ, आई वॉन्ट टू लर्न टू स्विम बिफोर अवर बीच ट्रिप, राइट। तो ये देखिए अब गोल क्या है और रिजल्ट क्या है इस चीज का सीखने का, कि वो बीच ट्रिप से पहले स्विमिंग सीखना चाहता है। क्यों, क्योंकि जब वो बीच पे जाएगा तो वहां पर स्विमिंग करेगा। तो गोल है स्विमिंग सीखना, राइट, फोकसिंग ऑन द गोल ऑफ बीइंग एबल टू स्विम। तो उसका फोकस क्या है कि स्विमिंग सीखना, यानी तैरना आना है उसे। तो आई वॉन्ट टू लर्न, यहाँ पर देखिए 2+V1, ये भी हमने जिरंड की तरह यूज कर लिया। लर्न टू स्विम, ये भी हमने जिरंड की तरह यूज कर लिया। बिफोर अवर बीच ट्रिप, यानी बीच की ट्रिप से पहले वो क्या सीखना चाहता है, वो स्विम करना यानी तैरना सीखना चाहता है, यानी वो गोल ओरिएंटेड है, उसको वो पर्टिकुलर गोल क्या है उसका, वो तैर ले, राइट। नाउ टीच वर्ब के साथ भी हम सेम, अगर हम जिरंड फॉर्म में टीच वर्ब को यूज करते हैं यानी V+ING, तो ये हम किस चीज पे एम्फसाइज करते हैं, देखिए टीच प्लस वर्ब की ING फॉर्म अगर हम जिरंड में यूज करते हैं टीच के साथ, राइट, तो इसमें हम क्या फोकस करेंगे कि ये हमारा क्या होगा, emphasize करेगा एक्टिविटी itself। तो द यूज ऑफ gerund teach is less common but can still be used especially in more informal context, right, और to emphasize the activity। अब एक्टिविटी को खुद पे emphasize करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे he is teaching dancing at the community center, यानी वो क्या सिखा रहा है, he is teaching what, dancing। द फोकस इज ऑन द एक्टिविटी ऑफ डांसिंग। तो फोकस किसके ऊपर है, डांसिंग की एक्टिविटी के ऊपर। देखिए अब ये भी क्या ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी वो अभी सिखा रहा है, ही इज टीचिंग, राइट, अभी उसने वो टीचिंग कंप्लीट नहीं करी है। टीचिंग व्हाट, डांसिंग। तो फोकस किसके ऊपर है, इस डांसिंग एक्टिविटी के ऊपर है, राइट। कहां पर सिखा रहा है, एट द कम्युनिटी सेंटर, राइट। तो यहां पर जो बात हो रही है ना उसके टीचिंग को लेकर, उसको मेन फोकस किसके ऊपर है, डांसिंग के ऊपर, कि वो डांसिंग सिखा रहा है, राइट। यहां पर हमारा अगर हम इन्फिनेटिव की बात करें, अगर हम टीच के साथ, राइट, टीच के साथ V+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव यूज करें 2+V1,
राइट। ये इन्फिनेटिव अगर यूज करते हैं तो ये किस चीज को एम्फसाइज करता है, ये द स्किल और नॉलेज इम्पार्टेड, राइट, जो स्किल और नॉलेज इम्पार्ट की गई है उसके बारे में। लाइक शी टॉट मी टू डांस। अब देखिए इम्पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो स्किल आपने एक्वायर कर ली है या सीख ली है। तो जब भी आप टीच वर्ब यूज करोगे और उसके साथ आपने इन्फिनेटिव यूज कर लिया तो इसका मतलब है कि वो आपने जो नॉलेज या उस स्किल की बात कर रहे हो वो आपने ग्रहण कर लिया, वो आपने सीख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे शी टॉट मी टू डांस, उसने मुझे क्या सिखाया था, डांस। तो यानी स्किल कौन सी थी, डांस करना। तो डांस करना उसने सिखाया था, यानी अब वो डांस जो है वो सीख चुकी है, वो इम्पार्ट हो गया है, राइट। तो यहाँ पर फोकस किस पे, ऑन द स्किल एक्वायर्ड, यानी जो स्किल सीख चुकी है। तो यहाँ पर शी टॉट, अब देखिए 2+V1, इन्फिनेटिव क्या हो गया, डांस, राइट। नाउ रूल नंबर 7, द वर्ब्स स्टॉप, ट्राई, मीन कैन बी फॉलोड बाय बोथ जेरेंड और इन्फिनेटिव्स के साथ हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही कंडीशन है कि जेरेंड के साथ इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इन्फिनेटिव के साथ भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। डिपेंड करता है कि हम कौन सा मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं इनके साथ। स्टॉप के साथ अगर हम जेरेंड देंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, स्टॉप के साथ अगर हम इन्फिनेटिव देंगे उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। नाउ अगर स्टॉप के साथ अगर हमने जेरेंड दे दिया तो क्या होगा, इसका मतलब होगा टू सीज। सीज का मतलब है रोक देना, एक्शन डिस्क्राइब बाय द जेरेंड, यानी वो जो पर्टिकुलरली जो हमने एक्शन जेरेंड के थ्रू दिखाया है उसको रोक दिया गया है, यानी दिस एक्शन इज, दिस पर्टिकुलर द एक्शन डिस्क्राइब बाय जेरेंड इज नॉट इन एक्शन। अब ये एक्शन में नहीं है, यानी ये समाप्त हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आई स्टॉप स्मोकिंग लास्ट ईयर, तो यानी आई सीज द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो जो वो स्मोकिंग की जो हैबिट थी वो छोड़ चुका है, यानी अब वो एक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर स्टॉप्ड हो गया। देखिए जब भी मैं यहाँ पर स्टॉप लिख दो ना, यानी इसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है, ये कंटिन्यूस में भी हो सकता है, ये पास्ट टेंस में भी हो सकता है, राइट। और देखिए, और अब जाहिर सी बात है कोई एक्शन अगर आपका छूट गया, यहाँ पर एक और बात समझना है कि ये जो एक्शन है, अब ये एक्शन क्या है, एक्शन में ये जो पर्टिकुलरली जो एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं मिस जेरेंड से, अब ये एक्शन में नहीं है, यानी ये अब समाप्त हो चुका है, तो ये पास्ट की बात करेगा, राइट। सो आई स्टॉप्ड स्मोकिंग लास्ट ईयर, यानी वो स्मोकिंग लास्ट ईयर छोड़ चुका है। नाउ स्टॉप प्लस अगर हम इन्फिनेटिव को यूज कर लें तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट हॉल्टिंग वन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डू अनदर। हॉल्टिंग का मतलब होता है कि एक एक्टिविटी पे रुक जाना ताकि दूसरी एक्टिविटी पे ध्यान देना, राइट। तो हॉल्ट का मतलब होता है कि रोक देना। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के बीच में छोटे छोटे हॉल्ट बने रहते हैं, तो वहां पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन तो रुकती नहीं है, लेकिन अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है या कुछ और हो जाता है, राइट, या सिग्नल नहीं मिलते हैं, कुछ भी कोई एरर होती है, तो क्या करते हैं, उन ट्रेन्स को मेन लाइन से निकाल के एक दूसरी उनकी जो सर्विस लाइन होती है उस पर रोक देते हैं। तो जहां पर वो सर्विस लाइन होती है वहां पर हॉल्ट बने हुए होते हैं, और हॉल्ट को हमने जनरली स्टॉप के नाम से बोलते हैं, स्टॉप, राइट। आपने किसी रेलवे स्टेशन के नाम के पीछे हॉल्ट भी देखा होगा, इसका मतलब होता है स्टॉप। द इंडिकेट्स हॉल्टिंग वन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डू अनदर, यानी ये इस तरीके का फॉर्मेट जो है, स्टॉप के साथ अगर आप इन्फिनेटिव लिखोगे तो यानी ये इंडिकेट करता है कि एक एक्टिविटी को रोक दिया गया ताकि दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आई स्टॉप टू स्मोक ड्यूरिंग अवर रोड ट्रिप, तो उसने क्या करा, उसने हॉल्ट किया, यानी उसने रोका स्मोकिंग को, कब, राइट, रोड ट्रिप के दौरान, राइट। द हॉल्टेड ऑफ अवर ट्रिप फॉर द पर्पस ऑफ स्मोकिंग, राइट। तो इसीलिए, राइट, आई स्टॉप टू स्मोक ड्यूरिंग रोड ट्रिप। तो इस बात से आप समझ गए होंगे। नाउ ट्राई वर्ब के साथ अगर हम ट्राई के साथ जेरेंड यूज कर रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर ऑफन इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है ये, एक्सपेरिमेंटिंग और टेस्टिंग समथिंग आउट टू सी व्हाट विल हैपन और इफ इट वर्क्स। अगर आप ट्राई के साथ जेरेंड यूज करते हो, राइट, अब इसका मतलब समझिए, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, राइट। इसको हम एक एज अ एक्सपेरिमेंटल वे में करते हैं जिससे कि हमें ये पता चले, किसी चीज को टेस्ट करना हो, राइट, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, या इसके आउटकम्स क्या होंगे। तो जब भी आप ट्राई के साथ जेरेंड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसका आउटकम जानना चाहते हो, या फिर आप जानना चाहते हो पॉसिबिलिटी कि क्या ये काम करेगा या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, यू शुड ट्राई ईटिंग जिंजर टू ईज योर नोसिया, राइट। तो यहाँ पर सजेशन दिया है कि आपको जो जिंजर है वो खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका आउटकम क्या है कि आपका शायद नोसिया ठीक हो सकता है। सो इट्स अ सजेशन टू सी इफ ईटिंग जिंजर विल हेल्प। तो ये सजेशन दिया है कि यू शुड ट्राई ईटिंग जिंजर टू ईज योर नोसिया। ईज टू ईज का मतलब क्या होता है, या टू रिमूव
या फिर किसी उस नोसिया का बेटर मतलब ठीक हो जाना, राइट। नाउ ट्राई के साथ अगर हम इन्फिनेटिव यूज करें तो उसका मतलब क्या होगा, ये इंडिकेट करता है मेकिंग एन एफर्ट टू डू समथिंग, राइट। सो एफर्ट्स करना किसी चीज को करने के लिए, ऑफन व्हेन इट्स चैलेंजिंग, अगर जब चैलेंजिंग की वो। आई ट्राइड टू फिनिश माई वर्क अर्ली बट आई कुडंट, तो यानी यहाँ पर एफर्ट किया उसने, किस चीज का एफर्ट किया, अपने काम को जल्दी खत्म करने का, बट आई कुडंट, लेकिन वो कर नहीं पाया, राइट। सो यहाँ पर देखिए टू फिनिश का मतलब क्या है, आई ट्राई टू डू इट, राइट, मैं कोशिश करूंगा ऐसा करने की। तो जब आपने देखा होगा, आप कॉमनली बोलते हो यस आई विल ट्राई टू डू दिस, मैं ऐसा करूंगा कुछ, तो इसका मतलब कि अगर कोई चैलेंजिंग होता है और आप उसे करना चाहते हो, उसमें एफर्ट्स करना चाहते हो, तो आप ट्राई के साथ इन्फिनेटिव यूज कर सकते हो, राइट, बट आई कुडंट डू इट। नाउ थर्ड, मीन। अगर मीन के साथ अगर आप जिरंड यूज करते हो तो ये क्या इंडिकेट करता है, समथिंग विल इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर एक्शन और रिजल्ट, तो यानी किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट करना किसी पर्टिकुलर एक्शन और रिजल्ट में। द स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट समथिंग विल इन्वॉल्व, या कुछ चीज इन्वॉल्व होगी अ पर्टिकुलर रिजल्ट और एक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, राइट। मूविंग टू अ न्यू कंट्री मीन्स लीविंग बिहाइंड मैनी फेमिलियर थिंग्स, तो देखिए मूविंग टू अ न्यू कंट्री मीन्स, तो ये हो गया वर्ब। अब उसका क्या मतलब है, लीविंग बिहाइंड मैनी फेमिलियर थिंग्स, तो या आप ये न्यू कंट्री छोड़िए, जब भी आप कहीं नई जगह जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि कुछ पुरानी चीजें या जो फैमिलियर चीजें जिनसे आप फैमिलियर होते हो उनको पीछे छोड़ जाते हैं, यानी रीलोकेटिंग विल इन्वॉल्व द एक्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर यही है कि समथिंग विल इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर एक्शन और रिजल्ट, तो यहाँ पर क्या है, रीलोकेटिंग इन्वॉल्व होगा एक्ट ऑफ लिविंग, तो आप रीलोकेट कर रहे हो, लेकिन उससे हो क्या रहा है कि आप कुछ चीजों को छोड़ रहे हो, राइट। अगर मीन के साथ इन्फिनेटिव यूज कर लें, दिस ऑफन कन्वे एन इंटेंशन और प्लान, तो ये आपका इंटेंशन और प्लान कन्वे करता है। जैसे आई डोंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग, यानी मेरा आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का मतलब नहीं था। सो आई डोंट मीन टू हर्ट, यानी यहाँ पर ये क्या कन्वे कर रहा है, यहाँ पर आपका इंटेंशन कन्वे कर रहा है कि दैट यू डोंट वांट टू गिव हिम और हर और एनीवन पेन, तो आप उसको पेन या दुख नहीं देना चाहते हो, यहाँ पर ये कन्वे किया जा रहा है। मीन के साथ अगर आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका इंटेंशन और प्लान ये करेगा आपका कन्वे। नाउ लास्ट रूल नंबर 8, व्हेन अ वर्ब डायरेक्टली फॉलोज अ प्रीपोजिशन, अगर कोई वर्ब प्रीपोजिशन को फॉलो करती है, इट इज इन द जिरंड, अगर कोई जिरंड फॉर्म में है, दिस रूल अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ द रोल ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लेज इन अ सेंटेंस। देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई प्रीपोजिशन है हमारा रीजन और कॉज का, तो उसके साथ हम जिरंड यूज कर लेते हैं। जैसे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, तो थैंक यू फॉर, अब रीजन क्या है, किसके लिए थैंक यू बोला जा रहा है, हेल्पिंग मी। तो मैंने आपको बताया था जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये रिलेशन बिल्ड करते हैं, राइट। तो थैंक यू क्यों किया जा रहा है, थैंक यू क्यों बोला जा रहा है, उसके बीच का रिलेशन फॉर बता रहा है हेल्पिंग मी, राइट। शी इज एक्साइटेड अबाउट, अब वो किसके लिए एक्साइटेड है, इसका रीजन या रिलेशन बताया जा रहा है एक्साइटेड अबाउट ट्रैवलिंग, तो अबाउट जो है यहाँ पर अबाउट फॉर ये आपके प्रीपोजिशन है, शी इज एक्साइटेड अबाउट ट्रैवलिंग, राइट। तो एक्साइटेड का रीजन दे दिया, कॉज दे दिया। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ मेथड और मैनर, अगर हम हमारा प्रीपोजिशन मेथड या मैनर का बताया जा रहा है, दे कम्युनिकेटेड बाय राइटिंग लेटर्स, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लेटर्स लिख के, राइट। दे कम्युनिकेटेड बाय राइटिंग लेटर्स, तो उनके कम्युनिकेशन को मैनर को बताया जा रहा है, राइट, या उनके कम्युनिकेशन के मेथड को बताया जा रहा है। ही कीप्स फिट बाय, कैसे अपने आप को फिट रखता है वो, जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। सो इनके बीच का आप रिलेशन बता रहे हो, राइट। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, आफ्टर फिनिशिंग हर असाइनमेंट, देखिए ये जो पूरा प्रीपोजिशन आ रहा है ना, ये पूरा टाइम को कन्वे कर रहा है। शी वेंट टू बेड, वो बेड पे कब गई, जब उसने अपना असाइनमेंट खत्म किया होगा। अब ये असाइनमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे ही फिनिश हुआ होगा, तो ये ऐसे प्रीपोजिशन हमारे टाइम को इंडिकेट करते हैं, आफ्टर, बिफोर। फॉर एग्जाम्पल शी ऑलवेज ड्रिंक अ कप ऑफ टी बिफोर गोइंग टू स्लीप, तो जाने से पहले वो हमेशा एक चाय का प्याला पी के जाते हैं, यानी कप ऑफ टी, राइट। तो यहां पर जो आफ्टर और बिफोर प्रीपोजिशन दिख रहा है ये टाइम प्रीपोजिशन है, इनके साथ हमने क्या यूज करा है, जिरंड यूज करा है। अब आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ही इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग अब्रोड, अब ये इन जो है ना यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बता रहा है, ही इज इंटरेस्टेड, ये कहाँ के लिए इंटरेस्टेड है, वर्किंग अब्रोड, बाहर काम करने के लिए, राइट। सो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इस तरीके से हमारे कुछ जेरेंड के यूज होते हैं और इन्हीं पे ही क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं,
राइट। सो नाउ नेक्स्ट अदर सिचुएशंस क्या हो सकती है, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, राइट। वो आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग का मतलब है कि मैं इंतजार करके थक गए। शी इज गुड एट डांसिंग, वो किस में अच्छी है, डांसिंग में। तो प्रीपोजिशन के बाद देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या यूज करा है, जिरंड। और जिरंड मैंने आपको बताया था नाउन की तरह काम करता है, नाउन एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में काम करता है, सेम एज जिरंड भी हमारा नाउन ही है, वो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करता है। अगर कहीं हम किसी एक्शन या स्टेट को एज अ नाउन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम जिरंड फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो इन्फिनेटिव के साथ मीनिंग चेंज हो जाता है, जिरंड के साथ मीनिंग चेंज हो जाता है, ये हमने सीख लिया। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है कि उसका मीनिंग कब और कैसा हो रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो एग्जाम में आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि कॉन्टेक्स्ट कैसा दिया जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका मीनिंग सुटेबल है तो वो मीनिंग बिल्कुल सही रहेगा। अगर मीनिंग वेरी करता है तो फिर आपको देखना होगा कि उसमें जिरंड यूज होगा या इन्फिनेटिव यूज होगा, राइट। तो यहाँ पर आपके जिरंड के इंट्रोडक्शन को भी सीखना है और इनके रूल्स को भी सीखना है। तो जब आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो इजीली आप क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर लेंगे। सो इतने कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप आराम से कर लेंगे। और इसके बाद जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम जिरेंड, इन्फिनेटिव्स और आगे जो हम पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे उनके मिक्स क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें फेमिलियरिटी हो कि कहाँ पर हम जिरेंड यूज कर सकते हैं, कहाँ पर पार्टिसिपल यूज करेंगे, कहाँ पर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।